हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन दोहरे महत्व का है। एक ओर हम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। वे न केवल सिखों के 10वें गुरु थे, बल्कि अंतिम गुरु भी थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। वाहेगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। आज गुरु गोबिंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कई राज्य सरकारों ने आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और बैंक सभी बंद रहेंगे। इसी तरह पंजाब और झारखंड में भी आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अगली बड़ी खबर बजट 2025 को लेकर है। सरकार द्वारा एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत एटीसी की सीमा को दोगुना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छी खबर ला सकती हैं। आगामी केंद्रीय बजट, जो फरवरी 2025 में पेश किया जाएगा, में टैक्स संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार नए टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए बजट में घोषणाएं होने की उम्मीद है। कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई से राहत देने के लिए सीमेंट पर जीएसटी को 18% तक कम करने की मांग की जा रही है। देश के सीमेंट उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार को खपत बढ़ाने के लिए बजट में नीतियों को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से केंद्रीय बजट 2025 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सरकार को नए नौकरी के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम जनता को बजट में राहत मिलेगी। यह एक सराहनीय प्रयास है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी बीच हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ओयो होटल्स ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अविवाहित जोड़ों को अब होटल में कमरा नहीं मिलेगा। नए नियम के अनुसार यदि कोई जोड़ा ओयो होटल में ठहरना चाहता है तो उन्हें शादीशुदा होने का प्रमाण या फिर लिव इन रिलेशनशिप में होने का प्रमाण रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह नियम फिलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। ओयो का दावा है कि देश भर में 10,000 से अधिक होटलों के साथ उनका करार है और जल्द ही यह नियम पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ओयो का कहना है कि यह कदम एक सभ्य समाज को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कंपनी का मानना है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते उन्हें सामाजिक मानदंडों का भी ध्यान रखना होगा। इस नियम से ओयो होटल में ठहरने वाले जोड़ों की गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित हो सकेगा। ओयो की स्थापना जनवरी 2012 में रितेश अग्रवाल ने की थी। अग्रवाल ने हाल ही में शार्क टैंक इंडिया में भी हिस्सा लिया था। उनकी कंपनी ने कम समय में काफी सफलता हासिल की है, लेकिन अब कंपनी को नए नियमों के साथ आगे बढ़ना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियम कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्राहकों पर कितना प्रभाव डालते हैं। बंबई उच्च न्यायालय का फैसला, पीछा करना अपराध कब है। बंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी लड़की को एक बार फॉलो करना अपराध नहीं है। जस्टिस G.A. सनप ने एक उत्पीड़न मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बार बार पीछा करना ही कानूनी अपराध है। 19 वर्षीय आरोपी ने 14 वर्षीय लड़की द्वारा लगाए गए पीछा करने के आरोपों के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने माना कि केवल एक बार पीछा करने को उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। इस फैसले के आधार पर आरोपी की सजा को कम कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली NCR में 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने खुद रैपिड ट्रेन में सफर किया, जिससे दिल्लीवासियों को नमो भारत ट्रेन की सुविधा मिली। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक आयुर्वेद संस्थान की नींव रखते हुए कहा कि दुनिया जल्द ही हील इन इंडिया को अपनाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में आयुष प्रणाली 100 से अधिक देशों में विस्तारित हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जब उनकी सरकार ने कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली में गर्मी में पानी की कमी और सर्दी में प्रदूषित हवा जैसी समस्याओं से नागरिकों को परेशान किया है, जिससे हर मौसम में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
प्रधानमंत्री ने केजरीवाल सरकार को प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर भी घेरा। प्रधानमंत्री आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ नई रेलवे सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू रेलवे डिवीजन में 12 मूला तक चलने वाली एक नई ट्रेन सेवा भी शुरू की जाएगी। देश भर के कई राज्यों में रेलवे से संबंधित नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में 413 करोड़ रुपए की लागत से बने एक कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट में एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है, दालों और अनाजों की खपत में 5% की गिरावट। यह बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय लोग अब पोषण युक्त भोजन की तुलना में साफ सफाई और दिखावे को अधिक महत्व दे रहे हैं। लोगों की यह सोच हैरान करने वाली है कि पौष्टिक भोजन की जगह सौंदर्य और दिखावे पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कपड़े, जूते और मेकअप जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि उसने सीमा पार घुसपैठ की तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तालिबान ने पाकिस्तान को भारत की तरह घर में घुसकर मारने की धमकी दी है और भारत पाकिस्तान के पुराने युद्धों की याद दिलाई है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना उनका देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह विडंबना है कि पाकिस्तान जिन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है वही अब उस पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शिक्षा के निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सही नहीं है। IIT छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विकास पर आक्रामक है, जबकि कांग्रेस संसाधनों का समान वितरण चाहती है। राहुल गांधी ने IIT मद्रास के छात्रों के साथ एक वीडियो भी साझा किया। राजनीतिक मोर्चे पर दिल्ली में एक रैली में भाजपा नेता बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की आतिशी पर विवादास्पद टिप्पणी की। चुनावी भाषण में उन्होंने आतिशी और आप सरकार पर कटाक्ष किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुखद घटना में एक इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में एक बच्ची की जान चली गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह घटना इलेक्ट्रिक वाहनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उजागर करती है। हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तकनीक में अभी सुधार की जरूरत है। यह समाचार चक्र विभिन्न मुद्दों को उजागर करता है, जिनमें उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव, राजनीतिक बहस और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। यह जरूरी है कि इन मुद्दों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए और इनके समाधान के लिए कदम उठाए जाएं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अबूझमाड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में दुर्भाग्यवश भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। 4 जिलों के लगभग 1000 जवानों ने संयुक्त रूप से नक्सलियों को घेर कर यह कार्रवाई की, जिसके दौरान कई हथियार भी बरामद हुए हैं। गुजरात में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटना। एक दुखद खबर गुजरात के पोरबंदर से है, जहां भारतीय कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नियमित उड़ान पर निकला LH-2 हेलीकॉप्टर एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने अपनी नई पार्टी का नाम घोषित कर दिया है। यह पार्टी अकाली दल पर आधारित है और इसका नाम माघी मेले के दौरान सार्वजनिक किया जाएगा। सांसद सरबजीत ने इस बारे में जानकारी दी है। वोटर ID से बनेगा आयुष्मान कार्ड। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब वोटर ID कार्ड का उपयोग करके भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकेगा। सरकार गांव-गांव में शिविर लगाकर इन कार्डों को बनवाने की योजना बना रही है। इन शिविरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होगी और धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सके। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में भारतीय जनसंख्या में प्रवास पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पता चला है। 2011 और 2023 के बीच प्रवास दर में 9% की गिरावट आई है, जिसमें 75% लोग अपने मूल शहरों से 500 किलोमीटर के दायरे में ही रह रहे हैं। इस डेटा से पता चलता है कि पिछले दशक में लोगों की अपने गृहनगर से पलायन करने की संभावना कम हो गई है, जिससे देश भर में प्रवासियों की संख्या में समग्र गिरावट आई है। इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता चीन में एक नए वायरस का उभरना है, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के रूप में जाना जाता है। इस चिंता को पहचानते हुए भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है और स्थिति पर अधिक जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से संपर्क किया है। 23 साल पहले नीदरलैंड में खोजा गया HMPV सांस संबंधी संक्रमणों का कारण बनता है, जो कोविड-19 के लक्षणों के समान है। जबकि भारतीय सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन में फैल रहा HMPV वायरस मौसमी फ्लू के समान है, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि देश सांस संबंधी बीमारियों में होने वाली संभावित वृद्धि से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय चीन की स्थिति को बारीकी से देख रहा है
और दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है क्योंकि HMPV की वजह से चीन में सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति की प्रकृति पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बताया कि राजनीति में बार बार इस्तेमाल किया जाना और खत्म कर देना आम बात है, जहां नेताओं की वफादारी अक्सर सत्ता में रहने वाली पार्टी के प्रति होती है। गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विचारधारा का अभाव एक जरूरी समस्या है और राजनीति के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। अगर आप टुडे न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको रोजाना ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार, काम की अपडेट्स और सरकार की नई योजनाओं की जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। आप एक बार खुद टुडे न्यूज चैनल पर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कितनी अच्छी खबरें लाते हैं। देश में जब भी कोई नया नियम या कानून लागू होता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद जाकर देख लीजिए। चलिए अब मौसम अपडेट पर आते हैं। भारत के लगभग आधे हिस्से में कोहरे के कारण 400 से ज्यादा फ्लाइट्स और 200 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिन और कोहरा छाया रहेगा। ठंड के हालात इतने गंभीर हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड से 10 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में ही 150 से ज्यादा फ्लाइट्स और 60 ट्रेनें लेट हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक झील जम गई है जिसमें 4 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। अब कुछ और राज्यों के मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। हरियाणा में 2 दिन बारिश की चेतावनी है, 5 जिलों में तेज बारिश होगी और 2 जिलों में बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में ठंड कम हो गई है लेकिन कल से फिर शुरू होगी। बीकानेर संभाग में आज बारिश की चेतावनी है, इसलिए ठंड का दौर फिर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी से ठंड का दूसरा दौर शुरू होगा। कुछ जिलों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। ग्वालियर मुरैना में आज स्कूलों में भी ठंड की वजह से छुट्टियां घोषित की गई हैं। हाल ही में पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश के साथ साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण स्कूल और कॉलेज 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि सोलन और शिमला में तापमान ने पिछले 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो बताता है कि ठंड के मौसम में तापमान काफी बढ़ गया है। झारखंड के 9 जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे वहां भी 13 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। 7 जनवरी के बाद झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। यदि आप अगले 24 घंटों में संभावित मौसम गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मौसम समाचार की विस्तृत जानकारी को देख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका प्रभाव 60 मिलियन लोगों पर पड़ेगा। कुछ राज्यों में इस तूफान के कारण आपातकालीन स्थिति भी घोषित कर दी गई है। तटीय क्षेत्रों में एक बड़ा बर्फीला तूफान आने की संभावना है, जो 2025 का पहला ऐसा तूफान होगा जिससे करोड़ों लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बीच जगदीप सिंह एक दिलचस्प खबर बन गए हैं। वह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी बन चुके हैं, जिन्हें बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांटम स्केप के CEO के रूप में 17,500 करोड़ रुपए का वार्षिक पैकेज मिला है। ये भारतीय मूल के हैं और अब उनके नाम यह नया रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, जो हर दिन के हिसाब से 8 करोड़ रुपए की सैलरी के बराबर है। आज बाजार की हलचल में कुछ कंपनियों के शेयरों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले NTPC ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम UPRVNL के साथ एक संयुक्त उद्यम किया है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा BSE 500 की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन पर भी नजर रखने लायक है, क्योंकि कंपनी को तेलंगाना सरकार से 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपडेट। अब खबरों पर आते हैं। भारत सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए 2 विशेष प्रकार के वीजा शुरू किए हैं, छात्र वीजा और छात्र एक्स वीजा। ये वीजा उन छात्रों के लिए हैं जो भारत के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। भारत ने 95 मछुआरों को वापस अपने देश में प्राप्त किया, वहीं 90 बांग्लादेशी मछुआरों को वापस बांग्लादेश भेजा। यह प्रक्रिया तट रक्षक की निगरानी में पूरी हुई। हालांकि एक अन्य खबर में बांग्लादेशी न्यायाधीशों के लिए भारत में होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यह समझौता शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। चिंताजनक रूप से बांग्लादेश से अवैध रूप से लोगों को भारत में प्रवेश कराने की खबरें भी आ रही हैं, जिसके लिए जाली दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय समाचार। आतंकी पाशिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चंडीगढ़ कोर्ट में आवेदन किया है। पाशिया, जो अमेरिका में रह रहा है, चंडीगढ़ में हुए विस्फोट में शामिल था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 80 बीघा जमीन पर एक औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए सरकारी विभाग से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना में 50 से अधिक फैक्ट्रियां होंगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि और पर्यावरण। अंत में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केरल के पराली मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से किसानों की आय में 25% तक की वृद्धि हुई है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत का भविष्य है। सिद्धू ने केरल के वायनाड जिले में किसानों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को बारीकी से समझा।